हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आर्य मानवीसी पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके टॉपिक है राजनीतिक दल और दबाव समूह। दोनों से एक एक क्वेश्चन आता है और दबाव समूह से हमेशा हम प्रश्न गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दबाव समूह के बारे में अच्छी समझ विकसित नहीं होती है। जैसा कि आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा भारत में, यानी कि सामाजिक वालों की पूछा गया था 21 दिसंबर को, कि कौन सा भारत में असामुदायिक दबाव समूह नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे: युवा तुर्क, शिवसेना पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और सिंडिकेट। अगर आप में समझ होती तो इसका आंसर अधिकांश बच्चे सही देते और बहुत सौ ने सही भी दिया होगा। तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरह से दबाव समूह समझना है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मैटर है उसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए, अगर दबाव समूह के बारे में देखें तो आपके कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। नंबर 1, इसकी उत्पत्ति किससे होती है। आपसे पूछ सकता है कि इसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई और 1908 में आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम दबाव समूहों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। यानी कि सर्वप्रथम किसकी पुस्तक? आर्थर बेंटले की पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है दबाव समूह का। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपके कि इसके सदस्य कितने हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति दबाव समूह में, यानी कि एक व्यक्ति कितने दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है। तो जैसा कि राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल में प्रत्येक व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल से संबंध हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति दबाव समूह में अनेक दबाव समूहों से संबंधित हो सकता है। यानी कि ये आपके कथन आएगा, जैसा कि एक व्यक्ति कृषक संघ से भी संबंधित हो सकता है, या सरकारी कर्मचारी से भी संबंधित हो सकता है, या छात्र संघ से भी संबंधित हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति दबाव समूह से, यानी कि कितने भी दबाव समूह से संबंधित हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, दबाव समूह अपने साधनों का, यानी कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कौन से साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि राजनीतिक दल अपने जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए केवल संवैधानिक, यानी कि संविधान में जो साधन है, जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आयोग एक काम देखता है कि राजनीतिक दल जो अपने साधनों का प्रयोग कर रहे हैं वह संविधान के अनुरूप है या नहीं है। जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो चुनाव आयोग का कहना है कि किसी व्यक्ति के 2 ही संतान होना चाहिए, नहीं तो उसका चुनाव अवैध कर देते हैं। या फिर चुनाव में धांधली का उपयोग, यानी कि पूरी तरह से राजनीतिक दल अपने चुनाव में केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग ही कर सकते हैं। जबकि दबाव समूह क्या करते हैं? दबाव समूह अगर उनका हित हो, यानी कि उनके लक्ष्य अगर संवैधानिक रूप से प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो वो इससे परे भी जा सकते हैं, यानी कि वो दूसरे संसाधनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस पर लागू नहीं होती, यानी कि ये आपके कथन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दबाव समूह कितने प्रकार के हैं। तो अगर देखें तो आमंड और पावेल ने अपनी पुस्तक में उसी के अनुसार भारत में दबाव समूहों को पढ़ते हैं। तो आमंड और पावेल ने दबाव समूहों को 4 भागों में बांटा है और ये 4 भागों को आपको समझना है। कैसे? कि एक तो होता है संस्थानात्मक, एक होता है समुदाय, एक होता है असमुदायात्मक, एक होता है प्रदर्शनकारी। संस्थानात्मक क्या होता है ये आपको सब पढ़ाएंगे, लेकिन इनको समझना आवश्यक है। संस्थानात्मक मतलब ये होता है कि ऐसे दल होते हैं जिनका एक संरचना होती है, यानी कि जिनकी एक निश्चित संरचना होती है। जैसा कि मान लीजिए क्या आपकी कृषक संघ की कोई संरचना नहीं है उसमें, यानी कि उसका कोई वो ये नहीं है, उसमें कृषक संघ में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कर्मचारी संघ है तो कर्मचारी संघ में कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कोई भी हो। लेकिन संस्थानात्मक मतलब है जिसकी एक संरचना हो, यानी कि जो निश्चित रूप से गठित हो। जैसा कि राजनीतिक दलों से, यानी कि राजनीतिक दलों से संबंधित जो समूह होते हैं वो उसकी एक निश्चित संरचना होती है। जैसा कि कांग्रेस का इंटक है तो इंटक AINTUC ये इंटक है, तो इसकी एक निश्चित संरचना है कि कांग्रेस का सदस्य ही इसमें भाग लेता है, इस दल में, यानी कि इसकी निश्चित संरचना है। इसी तरह बीजेपी की भारतीय मजदूर संघ, यानी कि भारतीय मजदूर संघ में जो इसकी संरचना बनाएगा वो बीजेपी बनाएगी, बीजेपी तय कर देगी कि इसमें वही व्यक्ति इसमें सदस्य ले सकते हैं। इसी तरह साम्यवादी है एटक सेटू, इसके 2 है, एक तो एटक है, एक सेटू। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मिलान वाले भी आ जाते हैं आपके कि निम्नलिखित दबाव समूहों को राजनीतिक दलों से मिलान कीजिए। अगला है समुदायात्मक। समुदाय का मतलब यह है कि जिसकी कोई संरचना नहीं होती, लेकिन जो एक समूह के रूप में, यानी कि समुदाय के रूप में, जैसे अपना समाज होता है, समाज में एक समुदाय होता है, तो समुदाय के द्वारा बनाए गए समूह को समुदायात्मक समूह कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कृषक समुदाय हो गया, जैसे कृषक समुदाय हो गया, इसी तरह श्रमिक समुदाय हो गया, इसी तरह व्यावसायिक समुदाय हो गया। ये सब समूह के रूप में, यानी कि समुदाय के रूप में कार्य करते हैं, समूह के रूप में कार्य करते हैं, तो इनको समुदाय दल, यानी कि दबाव समूह बोलते हैं।
अगला है असमुदायात्मक, यानी कि जिनका कोई समूह नहीं होता है, कोई समुदाय नहीं होता। जैसा कि मान लीजिए आपका कृषक व्यक्ति है, तो कृषक व्यक्ति का तो एक पहचान है कि ये कृषक है, तो एक कृषि से रहने वाला है कि इसे बिलोंग करता है। ये श्रमिक है तो श्रमिक समुदाय से बिलोंग करता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका कोई धर्म है, तो धर्म से यानी कि धर्म के आधार पर भी बहुत से व्यक्ति समूह बना लेते हैं, तो उसका कोई धर्म नहीं है, यानी कि अलग अलग जो एक उसका कोई असमुदाय, यानी कि उसको कभी भी नहीं बोलते कि हिंदू धर्म का है, हम धर्म ही बोलते हैं, न कि समुदाय बोलते हैं। यानी कि जैसे धार्मिक समुदाय से हो गया, या फिर जातीय हो गया, या युवा तुर्क हो गया, या गांधीवादी हो गया, जिसका कोई समूह नहीं है, यानी कि वो अलग अलग हो सकते हैं, जिनका कोई गठन का कोई प्रकार नहीं है। यानी कि एक धर्म के अलग अलग समूह हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए धर्म में, आपके हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में कोई कृषक भी हो सकता है, श्रमिक में हो सकता है, व्यवसायिक संघ का भी हो सकता है, तो इसका गठन समुदाय के रूप में नहीं होता है, या विस्तृत रूप से फैले हुए होते हैं। अगला है प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारी ऐसे होते हैं जो अपने केवल क्रांतिकारी यानी कि अपने हिंसक प्रदर्शन के द्वारा ही अपनी मांगों को मनवाते हैं। जैसा कि लिबरेशन फ्रंट जम्मू कश्मीर का है, रणवीर सेना आपके बिहार में है, इसी तरह बबल खालसा, खालिस्तानी कमांडो फोर्स, ये आपके पंजाब से संबंधित है। अब आपके इसी तरह छात्र संघ से संबंधित राजनीतिक दलों को आपको ध्यान रखना है। जैसा कि कांग्रेस से कौन सा संबंधित है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI, बीजेपी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, CPI से यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF, और CPIM यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ASFI। आपको इसे क्वेश्चन पूछा गया था कि CPI और CPIM का विभाजन कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। ये आपको पहले मैंने बता दिए थे। अब आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कौन सा असमुदाय दबाव समूह नहीं है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, युवा तुर्क, शिवसेना पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और सिंडिकेट। अब आप देखोगे युवा तुर्क आपके जानते हो, विश्व हिंदू परिषद इसका कोई वजूद नहीं है, सिंडिकेट का भी कोई नहीं है, लेकिन शिवसेना आपको जानते हो, युवा तुर्क का कोई, यानी कि जो एक तरह से वे व्यक्ति जो अपने विचारों में, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसे छात्र जो अपने विचारों में क्रांतिकारी यानी कि एक तरह से अलग विचार रखते हैं, उनको युवा तुर्क बोलते हैं। विश्व हिंदू परिषद यानी कि इनका भी कोई समुदाय तो नहीं है, इसमें भी कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इसी तरह सिंडिकेट ऐसे वर्दी व्यक्तियों का समूह होता है जो अपने विचारों में एक तरह से कट्टरपंथ यानी कि एक तरह से धार्मिकता यानी कि अपने विचारों बने रहते हैं, पूर्वाग्रहों पर चलते हैं, मान्यताओं पर चलते हैं, उन वर्दी व्यक्तियों का समूह होता है सिंडिकेट। एक कांग्रेस का भी एक समूह था जब इंदिरा गांधी के समय। तो शिवसेना पार्टी तो आपके राजनीतिक दल से संबंधित पार्टी है, यानी कि एक दल है किससे, राजनीतिक दल से। और राजनीतिक दल किसमें है, राजनीतिक दल आपके संस्थानात्मक में है, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, शिवसेना पार्टी, ये नहीं है आपके। अब मैंने आपको राजनीतिक दलों के बारे में बताया था, वीडियो बनाया था, प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो दे रखे हैं, तो उनमें आपके 2-3 क्वेश्चन रह चुके हैं, तो उनको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 1 तो क्वेश्चन ये बनेगा आपके कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस अधिनियम के द्वारा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारतीय जनप्रति अधिनियम 1951 की धारा 29A के द्वारा होता है। 29A के द्वारा इसका पंजीकरण होता है, और धारा आपको 16A भी ध्यान रखना है, यानी कि भारतीय जनप्रति अधिनियम 1951 की धारा 16 भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 16A आपको EVM का प्रयोग करने की अनुमति देती है। कौन से, धारा 16A आपको EVM के यानी कि चुनाव में EVM के प्रयोग करने की अनुमति देती है। अब भारतीय जनप्रति अधिनियम क्या संवैधानिक कानून है, यानी कि संवैधानिक, क्या संवैधानिक कानून नहीं, संवैधानिक का मतलब है जो संविधान में दिया हुआ, ये है साविधिक। साविधिक का मतलब यह है कि यह संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, यानी कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून क्या बोलते हैं, साविधिक कानून, और जो संविधान में हो उसको बोलते हैं संवैधानिक कानून। तो ये साविधिक कानून है जो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में कुछ दल है जो आपसे पूछ सकते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना कब हुई, तो इनको भी ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं इनको भूल गया था उस वीडियो में। तो आपको देखना है पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1948 में किसने की, JP नारायण और नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1948 में। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में राजगोपालाचारी के द्वारा की गई। और इसमें एक बार आपके पूछा गया था कि इनमें से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है, तो आपके के एम मुंशी आप जानते हो मत्स्य संघ की जो स्थापना की गई थी राजस्थान में, के मुंशी की इससे भी की गई थी, तो के.एम. मुंशी भी किससे संबंधित थे, स्वतंत्र पार्टी से संबंधित थे। इसी तरह भारतीय क्रांति दल को लोक दल भी बोलते हैं, यानी कि आपके लोक दल भी आ सकता है या फिर आपकी क्रांति दल भी आ सकता है। तो भारतीय क्रांति दल 1967 में चौधरी चरण सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसी प्रकार कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी
कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना 1971 में की गई थी जगजीवन राम के द्वारा, यानी कि श्री जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। और फिर बाद में इन्हीं सभी पार्टियों को मिलाकर बाद में 1971 में एक दल का स्थापना की गई थी, जनता दल की स्थापना की गई थी। जनता दल की स्थापना कब की गई थी? 1971 में। उसके बाद में 1980 में आपको पता है भारतीय यानी कि बीजेपी की स्थापना होती है लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बच रहे थे, आपको बता दिए। और ये जो आपके वीडियो आते हैं ये मत समझना कि ये आपके कोर्स में बिल्कुल अलग मैटर है। जो कोर्स में मैटर नहीं है वो मैं आपको यूट्यूब पर हल करा रहा हूँ। और कोर्स आप बोल रहे हो सर पहले 139 का था, 149 का था, अब 221 का है, तो बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे मैटर जुड़ेगा उसमें, तो बढ़ता ही जाएगा। हो सकता है आपके 500 रुपये तक चला जाए। तो इसलिए आपके पास अभी 2-3 दिन का समय है कि आप उसको जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। और ऑफर होगा तो ऑफर दे देंगे, लेकिन इससे कम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप 2 या 3 दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हो, 1 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, ताकि आपको पूरा लाभ मिले, ताकि आपका स्कोर 80+ हो। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपके ऐप में, आपके कोर्स में सब कुछ जोड़े और वीडियो के माध्यम से आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, ताकि वीडियो में आपको एक्स्ट्रा मिले और सब कुछ आपको यहाँ सीखने को मिले, ताकि इस बार आपका पेपर बहुत अच्छा हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।